हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग मैक्स वेबर, आप सभी को पता है कि मैक्स वेबर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। और अगर देखा जाए तो फाउंडिंग फादर्स जो हैं सोशियोलॉजी के, उनमें एक नाम मैक्स वेबर का आता है। तो मैक्स वेबर जो है वो यूपी पीजीटी के सिलेबस में भी हैं, और जो नेट का सिलेबस है इसमें भी हैं। तो जो 26 थिंकर्स आते हैं उसमें मैक्स वेबर का भी नाम आता है। तो आज हम लोग मैक्स वेबर के एक एक कॉन्सेप्ट जो हैं उनको हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। डिटेल में यदि आप लोगों को जानना है तो मैक्स वेबर से रिलेटेड इग्नू सीरीज़ में काफ़ी डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बट यहाँ पे फिर भी हम लोग उनके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करेंगे। जन्म की यदि बात करें तो इनका जन्म जर्मनी के थुरिंगा शहर में 21 अप्रैल 1864 को एक प्रोटेस्टेंट परिवार में हुआ था। तो यहाँ पे आप लोगों को एक फैक्ट ये मिल रहा है कि मैक्स वेबर जो हैं वो एक जर्मन विचारक हैं। मृत्यु जो इनका है 14 जून 1920 ईस्वी को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा तथा समाजीकरण की यदि बात करें तो इनका पीएचडी जो है वो, उसका शोध प्रबंध जो था, आखिर में क्या नाम था उसका, तो हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटीज़ इन द मिडिल एजेस, जो कि 1889 ईस्वी में इन्होंने पब्लिश किया था या प्रकाशित किया था। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि इनका पीएचडी का जो टॉपिक था वो था हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटीज़ इन द मिडिल एजेस। पोस्ट डॉक्टरल का जो शोध प्रबंध था उसका टॉपिक था रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री। तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बौद्धिक विकास और उनकी अगर कृतियों की बात करें तो द नेशनल स्टेट एंड इकोनॉमिक्स पॉलिसी पे इन्होंने भाषण दिया था 1895 ईस्वी में। इसलिए ये जो टॉपिक है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये ज़रूर आप लोगों को याद रखना है कि द नेशनल स्टेट एंड इकोनॉमिक्स पॉलिटी या पॉलिसी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये टॉपिक मैक्स वेबर से रिलेटेड है। आर्कीफ्यूवर सोशल विसेंसॉफ्ट, ये नाम आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। ये एक जर्मन मैगज़ीन है और इस मैगज़ीन को जर्मनी के उस समय सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी प्रमुख मैगज़ीन थी और मैक्स वेबर इसके सह संपादक थे। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, आर्कीफ्यूवर सोशल विसेंसॉफ्ट जो है ये नाम मैक्स वेबर से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया है कि कुछ भी जो ये टॉपिक हैं सब इनके सारे डिटेल में डिस्कशन हम लोगों ने, इनकी जो मैक्स वेबर का जीवन परिचय है या फिर उनके और भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में समझा है। तो आप लोग वहाँ से जाके और अगर कोई टॉपिक कन्फ्यूजन में है तो वहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। इनकी कुछ बुक्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि इनकी बुक्स कौन कौन सी है। तो द सोशल कॉजेज ऑफ डीके ऑफ एशियंट सिविलाइजेशन 1896, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक 1904 से 1905। इसको तो आप लोग बिल्कुल भूलिएगा नहीं, सोल हार्ड बुक है ये इनकी। द रिलीजन ऑफ चाइना, आप सभी को पता है कि इन्होंने चाइना के रिलीजन पे काम किया था। तो कन्फ्यूशनिज्म एंड ताओइज्म, जो रिलीजन चाइना का इन्होंने स्टडी किया था, इसमें इन्होंने दो धर्म जो हैं कन्फ्यूशनिज्म और ताओइज्म पे इन्होंने किया था। ये बुक 1915 में प्रकाशित हुई थी। मैक्स वेबर ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज 1904 से 1905 के बीच में। द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म 1916 से 1917। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इंडिया में इन्होंने जिस रिलीजन पे काम किया है वो है हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म। एंशिएंट जुडाइज़म 1917, जनरल इकोनॉमिक्स हिस्ट्री 1919 से 1920, द सिटी 1921,
द थियोरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1922 ईस्वी, फ्रॉम मैक्स वेबर एसेस इन सोशियोलॉजी 1906 से 1924। काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है और ये एसेस हैं जो कि मैक्स वेबर के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट, ये जितनी बुक्स थी ये सारी की सारी मैंने इग्नू की बुक से लिया है, तो इसलिए ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से कोई भी बुक को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए आप लोगों को कम से कम इतनी बुक्स तो इनकी याद करनी ही करनी है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मैक्स वेबर के कुछ कॉन्सेप्ट्स के। तो इन्होंने शक्ति की अवधारणा दी थी, शक्ति के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो देख लेते हैं कि एक ब्रीफ देख लेते हैं कि शक्ति आखिर में क्या है। शक्ति का अर्थ है ताकत अथवा नियंत्रण की क्षमता। समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा एक व्यक्ति अथवा समूह की अपनी इच्छा पूर्ण करने तथा अपने निर्णयों तथा विचारों को कार्यान्वित करने के सामर्थ्य के रूप में की है। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति जो होती है वो सामाजिक संबंधों का एक पहलू है। इसका संबंध एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के आचरण पर अपनी इच्छा थोपने की संभावना से होता है। यहाँ पे इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैक्स वेबर जो हैं इनको कार्ल मार्क्स का भूत कहा जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो फैक्ट्स हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, अर्थात इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी की इनको फादर बोला जाता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। तो मैक्स वेबर ने ये पहले ऐसे अगर देखा जाए स्टार्टिंग के विचारक हैं जिन्होंने समाज के अध्ययन करने पे ज़्यादा जोर नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने सामाजिक क्रिया को अध्ययन करने पे ज़्यादा जोर दिया था। और सामाजिक क्रिया इनका ऐसा मानना था कि इंडिविजुअल एक एक जो व्यक्ति हैं उनका कोई भी अगर वो कार्य करते हैं, कोई भी सामाजिक क्रिया उनसे हो रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होगा, वो ऐसे ही नहीं कर रहा है। तो मैक्स वेबर ये कह रहे थे कि सामाजिक क्रिया जो है हमको उसी को अध्ययन करने की ज़रूरत है कि आखिर में कोई व्यक्ति सामाजिक क्रिया कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। यही इनका व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का बेस है। मैक्स वेबर सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए दो पद्धतियां बताते हैं, वर्स्टियन पद्धति और आदर्श प्रारूप। ये आप सभी को पता है। तो वर्स्टियन पद्धति में क्या होता है, इन्होंने कहा कि अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है वो कोई भी क्रिया कर रहा है, जो सामाजिक क्रिया कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसको हम तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि उसकी जगह पे रह के अपने आप को अनुभव न करें। इसी को इन्होंने वर्स्टियन पद्धति कहा है कि हम किसी भी सामाजिक क्रिया को तभी समझ सकते हैं जब उसी सिचुएशन में रह के हम उसको महसूस करके और उसी तरीके से समझें, तभी हम उसको सही तरीके से समझ पाएंगे। आदर्श प्रारूप क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर में आदर्श प्रारूप होता क्या है, किसे कहते हैं, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्स्टियन का शाब्दिक अर्थ होता है व्याख्यात्मक बोध, अर्थात वह अध्ययन या समझ जिसकी व्याख्या की जा सके, जिसको हम व्याख्या कर सकें कि हाँ आखिर में ये चीज़ ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, इस तरीके की व्याख्या हम कर सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं। तो जो वर्स्टियन है इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है व्याख्यात्मक बोध। वेबर ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में वर्स्टियन पद्धति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान भौतिक वस्तुओं के व्यवहार के कारणों की व्याख्या करता है, वैसे ही समाजशास्त्रीय शोधकर्ता व्यक्ति के सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर सकता है। तो ये वर्स्टियन पद्धति है। यहाँ पे एक फैक्ट ये मिल रहा है कि वर्स्टियन की जो बात है, आखिर में मैक्स वेबर ने इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को अपनी किस बुक में मेंशन किया है, तो ये बुक है थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जब तक कि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए
व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव तथा क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। अर्थात अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर वो किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो खुशी के सिचुएशन में है या दुख के है, या फिर अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा है वो पढ़ रहा है, एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, तो वो किस लेवल तक तैयारी कर रहा है, उसका किस लेवल तक डेडिकेशन है और वो आखिर में कितनी मेहनत कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारे किस प्रकार से फंक्शन हो रहे हैं, जब तक हम उस पोजीशन में जाके और नहीं समझेंगे, हम उस चीज़ को फील नहीं करेंगे कि हाँ अगर हमें ये करना होता तो मैं कैसे करती, तो तब तक हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। तो इसी बात को मैक्स वेबर कहते हैं कि हम किसी भी सामाजिक क्रिया को तभी समझ सकते हैं जब हम उसी सिचुएशन में जाके और समझेंगे। यहाँ पे हम लोग सत्ता की बात कर लेते हैं। अभी हम लोग आदर्श प्रारूप के बारे में भी, चूँकि वो इग्नू के ही मटेरियल को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो हम लोग उसी से समझेंगे कि आखिर में मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप के बारे में क्या कहा है। सत्ता की बात करें तो सत्ता को देख लेते हैं। सत्ता के लिए वेबर द्वारा प्रयुक्त जर्मन शब्द हैरशाफ्ट, ये हैरशाफ्ट करके है, इसका अनुवाद कई रूपों में हुआ है। तो सत्ता जो है, सत्ता के लिए जो भी हम अथॉरिटी की बात करते हैं, सत्ता की बात करते हैं, इसके लिए वेबर द्वारा जो जर्मन शब्द प्रयुक्त किया गया था वो हैरशाफ्ट था। ये आप लोग याद रखिएगा। ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हैरशाफ्ट का क्या अर्थ है, या हैरशाफ्ट की कॉन्सेप्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो है मैक्स वेबर से रिलेटेड है। कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे सत्ता अर्थात अथॉरिटी कहा है, जबकि कुछ विद्वानों ने इसका अनुवाद जो है वो प्रभुत्व अर्थात डोमिनेशन अथवा आदेश अर्थात कमांड की रूप में किया है। हैरशाफ्ट का अर्थ ऐसी स्थिति जिसमें हैर अर्थात इसका हैर का क्या मीनिंग होता है, स्वामी अन्यों पे प्रभुत्व जमाता है अथवा हुक्म चलाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक स्वामी के रूप में या डोमिनेंट प्रवृत्ति के रूप में दूसरे पे हुक्म चलाता है या शासन करता है, तो उसको हैर कहते हैं। रेमंड आरो की बात करें तो इन्होंने कहा है कि हैरशाफ्ट की परिभाषा स्वामी की वह क्षमता है जिसमें वह उन लोगों से आज्ञा पालन करवाता है जो सैद्धांतिक रूप से उसके प्रति आज्ञाकारी हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती का हम आज्ञा का पालन करवाते हैं, बल्कि वही लोग हमारी आज्ञा का पालन करेंगे जो कि आज्ञाकारी हमारे प्रति समर्पित हैं। इस इकाई में वेबर की हैरशाफ्ट की अवधारणा को सत्ता शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है। तो जो हैरशाफ्ट की अवधारणा है वेबर की, जो कि जर्मन एक शब्द है, तो इसी को हम लोगों ने सत्ता के रूप में समझा है। यह प्रश्न किया जाता है कि शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है, आखिर में शक्ति क्या है और सत्ता क्या है। तो ये आखिर में मैक्स वेबर का जो कॉन्सेप्ट शक्ति और सत्ता का दिया गया है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि शक्ति और सत्ता में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो शक्ति का अर्थ है किसी अन्य को नियंत्रित करने की योग्यता अथवा क्षमता, लेकिन सत्ता से अभिप्राय होता है वैध शक्ति। जब हम शक्ति में वैधता आ जाती है तो फिर वो सत्ता कहलाती है। इसका अर्थ है कि स्वामी को समादेश देने का अधिकार है और उसके अनुपालन की अपेक्षा कर सकता है। यहाँ पे ये तो बात हो गई सत्ता के। सामाजिक कार्य देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो वेबर ने जो सोशल एक्शन होता है, ये 4 प्रकार बताए हैं इसके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछ दिया जाता है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। किसी लक्ष्य के संदर्भ में तार्किक कार्य आदि होता है तो इसे ट्रैक रेशनल या स्वैक रैशनल कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसका जैसे उदाहरण में दिया गया है कि पुल का निर्माण कर रहा एक इंजीनियर जो है, ये अर्थात इसमें एक तार्किक कार्य है, वो कर रहा है। क्यों निर्माण कर रहा है, उसको पता है कि हम पुल का निर्माण करेंगे तो फिर इस पे आवागमन जो है वो गाड़ियों का होगा, या फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली क्रॉस करेंगे।
तो ये पता है उसकी गतिविधियां अपने लक्ष्य यानी निर्माण को पूरा करने की दिशा में संचालित होती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा ही है, वो अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसे पता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है। तो इसमें उसको पता है कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ। दूसरा है किसी मूल्य से के संदर्भ में तार्किक कार्य, इसे वर्ड रेशनल कहते हैं। तो इस प्रकार के कार्य में अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिक का उदाहरण दिया जा सकता है। अर्थात ये जो कार्य होता है वो मूल्य पे बेस होता है, इसे रैट या वर्ड रेशनल कहते हैं। उसका कार्य जो है धन दौलत की प्राप्ति जैसी किसी भी भौतिक लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए नहीं होती है, बल्कि गौरव और देशभक्ति जैसे विशिष्ट मूल्यों के लिए होती है। तो जो देश के प्रति न्यौछावर हो जाते हैं, उनकी जो कार्य करने का जो क्रिया है, सामाजिक क्रिया है, उसको हम वर्ड रेशनल में रखेंगे, अर्थात मूल्यों पे आधारित जो क्रिया होती है। तीसरी है भावात्मक कार्य। इस प्रकार का कार्य व्यक्ति की भावात्मक स्थिति के फलस्वरूप होता है। जैसे कि बस में यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की से छेड़खानी करता है तो वह लड़की नाराज होकर उसको थप्पड़ मार देती है। तो चूँकि ये जो एक्शन हुआ वो भावनाओं में आके हुआ और गुस्से में आके हुआ, क्रोध में आके हुआ, तो ये भावनाओं पे डिपेंड करता है। परंपरागत कार्य जो है, यह कार्य उन परंपराओं और विश्वासों से प्रेरित होता है जो हमारे स्वभाव का अंग बन गए हैं। परंपरागत भारतीय समाज में बड़ों को प्रणाम अथवा नमस्कार करना एक तरह से स्वभाव का अंग है और सहज ही ऐसा हो जाता है। हम इसमें सोचते नहीं हैं, कोई बड़ा हमें दिखता है तो हम उन्हें नमस्ते या प्रणाम कर लेते हैं। तो ये हमारी आदत में देखेंगे तो एक समाहित हो चुका है। सत्ता के यदि प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार की सत्ता मैक्स वेबर ने बताई है: पारंपरिक सत्ता, करिश्माई अथवा चमत्कारिक सत्ता और तर्क विधिक सत्ता। इनका एक कथन भी है कि वह शक्ति जिसे सामाजिक वैधता प्राप्त हो जाती है उसे सत्ता कहते हैं या फिर प्रभुत्व कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी मेंशन कर दिया है कि इसे ही सत्ता भी कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक अगर जज है तो वो जज जो भी क्रियाकलाप करता है वो तार्किकता के बेस पे करता है। उसको जो भी डिसीजन देना होता है पहले वो तर्कों के बेस पे देखिएगा कि क्या सही है क्या गलत है, उसी के अनुसार वो डिसीजन देता है। तो ये जो है इसकी सत्ता की बात यदि करें, इसकी अथॉरिटी की बात करें तो ये तर्क विधिक सत्ता में आएगा। वहीं पे एक राजा जो है उसकी जो सत्ता हम देखेंगे तो वो पारंपरिक सत्ता में आता है और ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है कि राजा का जो पुत्र होता है वो भावी जो होता है भविष्य में आने वाले राजा होता है। तो ये पारंपरिक सत्ता होती है। वहीं पे चमत्कारिक सत्ता में यहाँ पे महात्मा गांधी को आप लोग देख सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से सब लोग इम्प्रेस होते हैं और लगता है कि हाँ इसमें कुछ तो चमत्कारिक शक्तियाँ हैं और लोग उसके प्रति अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो इसी को करिश्माई सत्ता कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि गांधी जी ने जब डांडी मार्च किया था तो कितने हजारों की जनसंख्या में लोग बिना सोचे समझे उनके पीछे चल पड़े थे। उनको ये नहीं एहसास था कि आगे क्या होगा मेरे साथ, लेकिन उनको सिर्फ महात्मा गांधी दिख रहे थे कि वो जब अगर आगे बढ़ चुके हैं तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। तो ये जो है करिश्माई अथवा चमत्कारिक सत्ता के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं आदर्श प्रारूप की कि आखिर में आदर्श प्रारूप क्या होता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे, संरचना देखेंगे और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। व्याख्या की यदि बात करें तो न्यू वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार आइडियल अर्थात आदर्श का अर्थ है अधिक से अधिक पूर्णता की स्थिति वाला मानक स्वरूप या धारण। तो ये अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को हम लेते हैं या किसी भी
इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं, तो उससे हूबहू कितना सिमिलैरिटी मिल रही है, उसी को हम आदर्श प्रारूप कहते हैं या आइडल हम मानते हैं। कॉलिन्स कॉबेल डिक्शनरी के अनुसार यदि देखें तो किसी संदर्भ में आपका आदर्श वह व्यक्ति या वस्तु होगी जो आपको उस संदर्भ में सर्वोत्तम उदाहरण लगे। अर्थात अगर हम किसी को संदर्भ वस्तु किसी का कोई मान रहे हैं या संदर्भ व्यक्ति मान रहे हैं, तो हमने जैसा सोचा है, जैसा हमारा ख्याल है कि वो ऐसा होगा, वो उससे कितना सिमिलर जा रहा है, उसी को हम आदर्श बोलेंगे। टाइप का अर्थ क्या होता है, अर्थात प्रारूप का अर्थ क्या होता है, तो न्यू वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार कोई प्रकार, वर्ग अथवा समूह। यहाँ पे प्रकार भी हो सकता है, कोई टाइप्स हो सकता है, कोई वर्ग हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, जिसे अपनी खास विशेषता के कारण अन्य वर्गों से अलग रखा जाता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि ये जो है ये व्यक्ति आपके टाइप के नहीं है, अर्थात आपसे इनको कुछ तो ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपसे इनको अलग करती हैं, तो यही प्रारूप होता है या टाइप होता है। इस प्रकार से आदर्श प्रारूप का अर्थ क्या निकलता है, किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के ऐसे प्रकार, वर्ग अथवा समूह जिसकी अपनी खास विशेषता अपने वर्ग या समूह में सर्वोत्तम लगे, सबसे ज़्यादा अच्छा सटीक फिट बैठता हो, उसी को हम आदर्श प्रारूप कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि आदर्श प्रारूप जो है, वेबर ने आदर्श प्रारूप का इस्तेमाल एक विशिष्ट अर्थ में किया है। आखिर में वेबर ने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में आदर्श प्रारूप को किस प्रकार से परिभाषित किया है, तो इसको हम लोग समझेंगे। उनके अनुसार आदर्श प्रारूप एक मॉडल की तरह है, दिमागी तौर पर बनाई गई ऐसी विधि है जिसके आधार पर वास्तविक स्थिति अथवा घटना को परखा जा सकता है और उसका क्रमबद्ध तरीके से चित्रण किया जा सकता है। वेबर ने सामाजिक यथार्थ को समझने और परखने के लिए आदर्श प्रारूप को विचार पद्धति के साधन के रूप में प्रयोग किया है। तो जैसे कि अगर किसी भी समाज की हम व्यवस्था को समझना चाहते हैं, तो एक आइडियल रूप हम अपने माइंड में फिट करेंगे कि जैसे मान लेते हैं एक फॉर एग्जांपल कि शहरी समाज कैसा होता है, तो शहरी समाज का एक हम आइडियल इमेज बनाएंगे कि वहाँ पे बहुत सारी सुख सुविधाएँ होती हैं, वहाँ पे जो भी आवागमन के साधन होते हैं वो इजीली हमें मिल जाते हैं, वहाँ पे इंटरनेट की अच्छी सुविधा होती है, वहाँ पे बड़े बड़े मॉल होते हैं। इस तरीके की हमारे मन में एक बन जाती है इमेज कि ऐसा जो होता है वो शहर होता है। तो उससे कितना आइडियल रूप में हमको दिख रहा है, जब हम जाएंगे एक इमेज हमने बना ली कि शहर ऐसा होता है, और जब हम शहर को देखने जा रहे हैं, उसका हम परीक्षण निरीक्षण करने जा रहे हैं, तो हम उस जो अपनी इमेज बनाए थे उससे मैच करेंगे कि ये कितना मैच हो रहा है। बहुत ऐसे शहर आप लोगों को मिलेंगे जो कि जो चीज़ें हम सोच रहे हैं वैसा नहीं हो वहाँ पे, तो कितनी सिमिलैरिटी उसमें मिल रही है, इसी को आदर्श प्रारूप वेबर ने किया था। और ये सामाजिक वास्तविकता क्या है आखिर में, उसी को समझने और परखने के लिए आदर्श प्रारूप को एक विचार पद्धति के रूप में इन्होंने प्रयोग किया था। विचार पद्धति अवधारणाओं और तर्कों पर आधारित शोध विधि का ऐसा तरीका है जिससे ज्ञान विकसित होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सामाजिक विज्ञानों की विचार पद्धति में ज़्यादातर जोर इनकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता निर्धारित करने पर दिया गया है। मैक्स वेबर की सामाजिक विज्ञानों में वस्तुपरकता के प्रति विशेष रुचि थी। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिविटी पे काफ़ी फोकस कर रहे थे कि वस्तुपरक हम जो भी देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हमें समझना है वो वस्तुपरकता के अर्थात ऑब्जेक्टिविटी के साथ समझना होगा। इसलिए उन्होंने आदर्श प्रारूप को विचार पद्धति के ऐसे साधन के तौर पर प्रयोग किया जो यथार्थ को वस्तुपरक दृष्टि से देखे। जो भी हम वास्तविकता देख रहे हैं उसमें हमारा कुछ अपना विचार नहीं होना चाहिए, हमारा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, हमारा झुकाव नहीं होना चाहिए, बल्कि हम उसको एक वस्तुपरक दृष्टि से देखें। यह सामाजिक यथार्थ को किसी व्यक्ति परक पूर्वाग्रह के बिना परखता है और वर्गीकृत, क्रमबद्ध और परिभाषित करता है। तो ये हमारी आदर्श प्रारूप की व्याख्या है।
अब हम लोग इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। आदर्श प्रारूप अनिश्चित संख्या में ऐसे तत्वों के आमूर्तीकरण और संयोग से विकसित किए जाते हैं जो तत्व यथार्थ में पाए तो जाते हैं, लेकिन अपने विशिष्ट रूप में या तो कभी नहीं पाए जाते या बहुत ही कम पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम न्यायालय का आदर्श प्रारूप देखें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब भी हम अगर कोर्ट की बात करें, हमारी मन में अगर ऐसा ख्याल आता है कि हाई कोर्ट है वो कैसा होता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे कैसे काम किए जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं कि न्यायाधीश द्वारा पेशी के को बुलवाना होता है, फिर न्यायाधीश द्वारा याचिका पत्र पे शपथ जो भी रहता है वो दाखिल करना रहता है, फिर न्यायाधीश द्वारा वकीलों की सुनवाई की जाती है और उसके बाद से जो है फैसला दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे मन में एक होता है कि हाँ, पहले हम बुलाएंगे, फिर याचिका दायर करवाएंगे या दाखिल करवाएंगे, फिर वकीलों का डिबेट होता है, आपस में पक्ष विपक्ष में काफ़ी बहस होती है और उसके बाद से जज को क्या डिसीजन देना है, किसके पक्ष में जाता है डिसीजन, तो जज जो होता है वो डिसीजन देता है। ऐसा एक आदर्श प्रारूप है, ये एक आइडियल टाइप है कि एक न्यायालय का आदर्श प्रारूप ऐसा होता है। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो इससे सीन बहुत अलग देखने को मिलता है। उसमें कुछ तत्व देखने को मिलेंगे, कुछ नहीं भी मिल सकते हैं। या फिर अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, अर्थात लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र की हम ऐसा देखेंगे कि हम ऐसा मानेंगे कि समानता हमको देखने को मिलेगी। फिर मेजॉरिटी जो होता है वो रूल करता है, कोई एक व्यक्ति जो होता है वो शासन नहीं करता है, बल्कि जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई सरकार होती है। वहीं पे जो हमारा न्याय जो विभाग है वो काफ़ी एक बोलेंगे कि निष्पक्ष जांच करता है या फिर फैसले लेता है। प्रेस का जो होता है वो काफ़ी फ्री होता है डिसीज़न। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक मिनट, हाँ, तो जो प्रेस का होता है उसका डिसीज़न हम देखेंगे कि बिल्कुल एकदम निष्पक्ष तरीके से ऐसा मानेंगे कि जो मीडिया हमारी होती है वो फ्री होती है, हमारे समाज में क्या चीज़ें घट रही हैं, अच्छा बुरा, उसको देख सकती है, समझ सकती है और बता सकती है। ऐसा मानते हैं कि जो प्रेस होता है वो समाज का आईना होता है। तो ये हमारा ऐसा सोचने का तरीका है। गवर्नमेंट जो होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, लोगों का जो विचार है काफ़ी स्वच्छंद होता है, उनकी अपनी खुद की फ्रीडम होती है। आप लोग देखेंगे कि इलेक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी पब्लिक के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो ये हम देखेंगे कि जब भी इलेक्शन का समय आता है तो उस समय पब्लिक की डिमांड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अलग बात है कि 5 साल फिर क्या होते हैं, तो वो बात की बात होती है। या फिर अगर हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें कि हम कोई भी व्यक्ति जो होता है, अगर जो भी संविधान के अनुसार जो नियमावली है कि हाँ वो इतने वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों से अगर कोई भी व्यक्ति फिट बैठता है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लोकतंत्र का एक आइडियल स्वरूप प्रस्तुत करते हैं कि हाँ, लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए, वास्तविकता में देखा जाए, तो बहुत ही इसकी कम गुंजाइश होती है, बहुत ही कम हमें वास्तविकता में इसके तत्व दिखते हैं, दिखते भी हैं तो बहुत कम दिखते हैं। या फिर ऐसा बोलेंगे कि इतना ज़्यादा नहीं दिखते हैं जितना कि हम सोचते हैं। तो ऐसा बोलते हैं मैक्स वेबर कि जो आदर्श प्रारूप होता है ये अनिश्चित संख्या में ऐसे तत्वों के अमूर्तीकरण और संयोग से विकसित हुआ है। जैसे कि अभी हमने दिखाया कि लोकतंत्र में इतने सारे फैक्टर्स को हम सोच रहे हैं कि इन सारे को मिला के हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन उनका ऐसा मानना है कि ये तत्व रियल में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन अपने विशिष्ट रूप में या तो कभी नहीं पाए जाते हैं या बहुत ही कम पाए जाते हैं अगर वास्तविकता में देखा जाए तो। अब हम यहाँ पे इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो आदर्श प्रारूप सामान्य और औसत प्रारूप नहीं होता है। तो आदर्श प्रारूप जो होता है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये सामान्य या फिर औसत प्रारूप के रूप में नहीं होता है। ये पूर्ण यथार्थ की प्रस्तुति नहीं है, ना ही ये सभी बातों की व्याख्या करता है। तो हालांकि
काफ़ी हद तक हम उसके करीब होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से वास्तविकता को प्रस्तुत नहीं करता है। आदर्श प्रारूप यथार्थ की किसी निश्चित अवधारणा की व्याख्या नहीं करता, ये यथार्थ की कोई परिकल्पना भी प्रस्तुत नहीं करता, लेकिन यथार्थ की व्याख्या और विवरण करने में सहायक होता है। आदर्श प्रारूप घटनाक्रम के कार्य कारण विश्लेषण से जुड़े हैं, लेकिन ये पूर्व निर्धारित व्याख्या के अर्थ से नहीं जुड़े हुए हैं। सामान्य निष्कर्षों तक पहुंचने और तुलनात्मक विश्लेषण में भी ये सहायक होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी हम सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचने में या फिर अगर दो घटनाएं हुई हैं तो उनका तुलनात्मक विश्लेषण करने में ये सहायक होते हैं। आदर्श प्रारूप जो होते हैं वो आनुभाविक शोध के निर्देशन में भी सहायक होते हैं। तो ये कुछ आदर्श प्रारूप की विशेषताएं हैं जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं नौकरशाही की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका टॉपिक है ये मैक्स वेबर का नौकरशाही का। इन्होंने नौकरशाही पे बहुत कुछ काम किया है। ब्यूरोक्रेसी इसे इंग्लिश में कहते हैं। मैक्स वेबर ने औद्योगिक समाज में किसी संगठन के लक्ष्यों की विवेकपूर्ण तरीके से प्राप्ति करने के लिए नौकरशाही को अपरिहार्य माना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें किसी भी औद्योगिक समाज के किसी भी संगठन में हमें अगर विवेकपूर्ण तरीके से लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है तो वहाँ पे नौकरशाही चाहिए ही चाहिए, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, ये आप लोग याद रखिएगा कि इन्होंने कहा है कि सामाजिक संबंधों में जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि दूसरे के प्रतिरोध करने पर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाए तो वह शक्ति है। इसी को शक्ति कहते हैं। ये एक परिभाषा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मिस टाइपिंग है, इसको कट कर दीजिएगा। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को एक तार्किक प्रक्रिया के रूप में माना है। तो नौकरशाही जो होती है ये एक तार्किक प्रक्रिया के रूप में होती है। नौकरशाही एक आधुनिक अवधारणा है जो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समाज में अस्तित्व में आई थी। इसका उल्लेख अगर देखें कि नौकरशाही को सबसे पहले किसने जिक्र किया है तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम डी गॉर्ने ने किया था। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि डी गॉर्ने ने नौकरशाही का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था, लेकिन समाजशास्त्र में इसका उल्लेख मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है। तो समाजशास्त्र में नौकरशाही का अगर पहल देखें कि सबसे पहले किसने कॉन्सेप्ट दिया है तो ये है मैक्स वेबर। लेकिन अगर एक जनरल बात करें कि सबसे पहले नौकरशाही की बात किसने की है तो ये डी गॉर्ने हैं। किसी भी प्रतिष्ठान में जब कोई कार्यालय चलाता है या उसके अधिकारी चलाते हैं तो उसी व्यवस्था को नौकरशाही कहते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रतिष्ठान को जब कोई कार्यालय चलाता है, कोई भी प्रतिष्ठान है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अगर कोई कार्यालय चला रहा है या फिर उस कार्यालय के अधिकारी चला रहे हैं तो उसी व्यवस्था को नौकरशाही कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ देख लेते हैं फैक्ट्स मैक्स वेबर से रिलेटेड जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण के त्रिस्तरीय सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जिन्हें स्तरीकरण का बहुस्तरीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि त्रिस्तरीय सिद्धांत की बात करें या फिर बहुस्तरीय सिद्धांत की बात करें या फिर इसी सिद्धांत को शक्ति सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे टर्म्स एक ही हैं, जस्ट बस कन्फ्यूज़न होता है कि हाँ आखिर में क्या ये किसी दूसरे का कॉन्सेप्ट है तो नहीं। त्रिस्तरीय सिद्धांत, बहुस्तरीय सिद्धांत या फिर शक्ति सिद्धांत ये तीनों एक ही हैं और तीनों मैक्स वेबर के द्वारा दिए गए हैं। वेबर के अनुसार किसी भी समाज की प्राणु आयु जो है वो शक्ति होती है अर्थात पावर होती है। वेबर शक्ति की 3 श्रेणियां बताते हैं। पहली आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और सामाजिक शक्ति। तो यहाँ पे अगर आर्थिक शक्ति की बात करें तो ये वर्ग का निर्माण करता है, राजनीतिक शक्ति की बात करें तो दल का निर्माण करता है और सामाजिक शक्ति की बात करें तो परिस्थिति समूह का निर्माण करता है।
वर्ग के निर्माण की आवश्यक दशाएं कौन सी होती हैं? तो वेबर ने 3 दशाओं की बात की है। पहला है जीवन अवसर अर्थात लाइफ चांसेस, आर्थिक हित इकोनॉमिक इंटरेस्ट और बाजार की अवस्थाएं अर्थात मार्केट सिचुएशन। तो ऐसा माना है मैक्स वेबर ने कि वर्ग जो होता है एक विशेष वर्ग के लिए उनके समान जीवन अवसर होते हैं और समान जो होते हैं आर्थिक हित होते हैं, और इसके कारण देखें तो एक जैसी ही मार्केट सिचुएशन जो होती है वो उत्पन्न होती है या फिर अस्तित्व में आती है। वेबर ने एक मिनट वेबर ने समाज में 4 प्रकार के वर्ग बताए हैं। तो 4 वर्गों की बात ये इन्होंने की है। संपत्ति युक्त उच्च वर्ग होता है, संपत्ति विहीन श्वेत वसन वर्ग होता है, बूर्जुआ वर्ग होता है, और नीले व श्रमिक अर्थात ब्लू कॉलर जो वर्कर होते हैं उनको इन्होंने कहा। तो 4 पार्ट में इन्होंने बांटा है वर्ग को। एक कॉन्सेप्ट इनका आता है पुश्तैनीवाद का। मैक्स वेबर ने राजनैतिक सत्ता के रूप में अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1922 में प्रकाशित हुई थी, और इसी में इन्होंने पुश्तैनीवाद की विवेचना की है। और पुश्तैनीवाद क्या होता है? जैसे कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन उसी रूप में काम कर रही है तो उसी की जनरेशन 1 by 1 जो है वो सत्ता में आती जा रही है, इसी को पुश्तैनीवाद कहते हैं। आंद्रे बेते, जिन्हें भारत का वेबर कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने भारत में स्तरीकरण के 3 आधार बताए हैं, जाति, वर्ग व शक्ति। तो इन्होंने 3 आधार बताए हैं। इन्होंने बताया कि भारत में जो स्तरीकरण का हमें रूप देखने को मिलता है, इसमें जाति, वर्ग और शक्ति का हमें जो हायरार्की है वो देखने को मिलता है। इन्होंने बताया है जो जाति होती है तो इसको भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है। इन्होंने कहा है कि एक जो थे वो अगर हम देखें तो जमींदार मान सकते हैं, दूसरे जो हैं वो किसान होते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो श्रमिक होते हैं। आंद्रे बेते ने ये 3 बताए हैं। तो जो जमींदार होते हैं इनको इन्होंने देखा था कि वो ब्राह्मण थे। आप लोगों को पता है कि आंद्रे बेते ने अध्ययन जो किया था वो श्रीपुरम में किया था। तो इन्होंने यहाँ पे जो वहाँ का एक सिस्टम था, किस प्रकार से वहाँ का जो सोसाइटी थी या विलेज जो था उसमें जो जाति व्यवस्था थी वो कैसे काम कर रही थी, किस प्रकार से जो जाति ही थी वही वर्ग के रूप में बटी हुई थी। वो ऐसा देख रहे थे कि जो जातियाँ थी वही वर्गों का रूप ले ली थी। तो जैसे कि जमींदार जो थे तो ये जो थे वो ब्राह्मण थे, वहीं पे जो गैर ब्राह्मण लोग थे, एक मिनट, गैर ब्राह्मण लोग थे वो किसान थे, और जो आदि द्रविड़ बोलेंगे इन्होंने, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि इन्होंने जो श्रमिक वर्ग को देखा था वो बोले थे कि आदि द्रविड़ लोग थे। तो ये 3 भागों में इन्होंने जातियों को ही वर्गों के रूप में बटा हुआ पाया था। मैक्स वेबर ने विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया था। ये आप सभी को पहले से ही पता है कि हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, कन्फ्यूशियस, यहूदी और ईसाई धर्म का इन्होंने अध्ययन किया था। ताओइज़्म का भी इन्होंने अध्ययन किया था, क्योंकि इनकी जो रिलीजन ऑफ चाइना बुक है ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो उसमें इन्होंने कन्फ्यूशियज़म और ताओइज़्म पे इन्होंने काम किया था। तो इनका अगर ताओइज़्म की बात आती है तो वो भी इसमें नाम मेंशन होता है, लेकिन जो मेजर एक रिलीजन की बात करें तो उसमें ये रिलीजन आते हैं। किंग्सले डेविस ने वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि कौन से विचारक ने वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा है, तो वो किंग्सले डेविस हैं। यहाँ पे इनकी कुछ बुक्स हैं जिनका मैंने जो फ्रंट कवर पेज होता है उसको यहाँ पे मेंशन किया है, आप लोग देख सकते हैं। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, द वोकेशन लेक्चर्स, ये भी मैक्स वेबर का है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये बुक किस लैंग्वेज में लिखी है वो हमें आइडिया नहीं है, तो ठीक है इसको हम लोग छोड़ते हैं।
द सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, तो ये आप लोगों को पता है मैक्स वेबर के द्वारा लिखा गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी, तो ये बुक जो है मैक्स वेबर के द्वारा लिखी हुई है। जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, द सिटी, आप सभी को पता है, एंशिएंट जुडाइज्म, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द रिलीजन ऑफ चाइना, मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, द रेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूज़िक, तो इन्होंने म्यूज़िक पे भी एक बुक लिखी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने एक ऐसे भी लिखा था फ्रॉम मैक्स वेबर करके, तो ये भी एक बुक है इनकी। और यहाँ पे दो और भी महत्वपूर्ण बुक हैं जो कि मैंने मेंशन किया है, द एग्रेरियन सोशोलॉजी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, तो ये बुक आप लोगों को ज़रूर याद रखना है क्योंकि हो सकता है कि आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जा सकता है। करिश्मा एंड डिसइंचेंटमेंट, ये बुक जो है ये भी द वोकेशन लेक्चर्स हैं, मैक्स वेबर के द्वारा लिखा गया है। तो ये कुछ इनसे महत्वपूर्ण जुड़ी हुई पुस्तकें थी जिसका मैंने फ्रंट कवर पेज यहाँ पे मेंशन किया है। आप लोग इसको एक बार देखेंगे तो माइंड में इमेज बन जाती है कि हाँ ये बुक जो है वो मैक्स वेबर से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये मैक्स वेबर से संबंधित लगभग एक इनका ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट था सारा वो हम लोगों ने इसमें कवर किया है, जो कि निट के जो 26 थिंकर्स की जो आती है सीरीज़, तो उसमें जो है हम लोग एक शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं कि हाँ आखिर में इस विचार के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं और इसमें एग्ज़ाम में इनसे पूछे जाने की क्या संभावना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को मेरा लेक्चर, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा, और यदि पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, आप लोग कमेंट करके हमें बताया करिए कि आप लोगों को लेक्चर्स कैसे लगे, इन्फॉर्मेटिव होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।